नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की, मगध की। ये कहानी है कि कैसे कई छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों के बीच से एक ऐसी महाशक्ति का उदय हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ जंग और जीत से बनता है या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है? देखिए, अक्सर ना शुरुआत बहुत ही मामूली होती है, बस एक कबीले से जिसे रहने के लिए, अपनी जड़ें जमाने के लिए एक ठिकाना मिल जाता है। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ उन कबीलों से जो मध्य एशिया से चलकर भारत की उपजाऊ जमीन पर आए और यहीं के होकर रह गए। ये शब्द देखिए, जनपद। संस्कृत का ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जन यानी लोग और पद यानी पैर। बस जहां लोगों ने अपने पैर टिका दिए वो जगह जनपद बन गई। कितना सीधा साधा कॉन्सेप्ट है ना? पर इसी एक छोटे से विचार ने आने वाले बड़े बड़े राज्यों की नींव रखी थी। अब देखिए, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। सबसे पहले जो घुमंतु कबीले थे वो एक जगह टिक कर बस गए। फिर धीरे धीरे यही छोटी बस्तियां बड़ी होकर जनपद बन गईं और आखिर में जो जनपद सबसे ताकतवर और कामयाब हुए वो फैलकर बन गए विशाल महाजनपद। मतलब सदियों का सफर इन 3 स्टेप्स में समाया हुआ है। तो अब जरा समय में आगे चलते हैं, करीब 600 ईसा पूर्व के भारत में। उस वक्त का भारत एक ऐसी जमीन थी जहां 16 बड़े बड़े ताकतवर महाजनपद एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। 16, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक विशाल शतरंज की बिसात है जिस पर 16 खिलाड़ी हैं और हर कोई बादशाह बनना चाहता है। कुछ ऐसी ही राजनीतिक खींचतान थी उस दौर में। अच्छा, तो इन 16 राज्यों में ना सरकार चलाने के 2 अलग अलग तरीके थे। ज्यादातर में तो राजतंत्र था, सीधा सा हिसाब, एक राजा और उसी का फैसला आखिरी होता था। पर कुछ जगह बड़ी दिलचस्प थीं जिन्हें गणसंघ या गणराज्य कहते थे, जैसे कि वज्जी और मल। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि अलग अलग कबीलों के सरदार मिलकर एक साथ बैठकर फैसले लेते थे। कुछ कुछ आज की काउंसिल या कमेटी की तरह समझ लीजिए। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन 16 ताकतवर खिलाड़ियों में से आखिर वो मगध ही क्यों था जो बाकी सब पर भारी पड़ा और एक साम्राज्य बन गया? तो फिर मगध के पास ऐसा क्या खास था जो बाकियों के पास नहीं था? देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो उनकी जो राजधानियां थीं वो कुदरती किलों जैसी थीं, पहाड़ों से घिरी हुई, ऊपर से गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, मतलब खेती से खूब पैसा आता था। लेकिन उनका असली सीक्रेट वेपन उनका तुरुप का इक्का थे, युद्ध हाथी। जी हां, उस जमाने के जिंदा जागता टैंक। सोचिए जरा, जब हाथियों की फौज दुश्मन पर टूट पड़ती होगी तो क्या हाल होता होगा। और इन सब के ऊपर थे उनके राजा, एक से बढ़कर एक होशियार और कह सकते हैं बेरहम, जिन्हें किसी भी कीमत पर बस अपना राज बढ़ाना था। तो चलिए अब मिलते हैं उन 3 डायनेस्टीज से जिन्होंने एक एक करके जीत हासिल की और मगध के साम्राज्य को खड़ा किया। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। हर्यक वंश ने नींव डाली, शिशुनाग वंश ने इस नींव को और मजबूत किया और नंद वंश ने मगध को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। कहानी शुरू होती है हर्यक वंश से। इसके राजा बिंबिसार बड़े ही दूरदर्शी थे। उन्होंने जंग से ज्यादा शादियों के जरिए रिश्ते बनाकर अपना साम्राज्य बढ़ाया। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस गद्दी को उन्होंने इतनी समझदारी से मजबूत किया, उसी के लिए उनके अपने बेटे अजातशत्रु ने उनकी जान ले ली। हाँ, वही अजातशत्रु जिसने बाद में पहली बौद्ध परिषद को संरक्षण दिया था। हर्यकों के बाद सत्ता में आया शिशुनाग वंश और इन्होंने वो काम किया जो मगध के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने अपने सबसे बड़े और पुराने दुश्मन अवंती को हरा दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब मगध को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। और फिर आया नंद वंश का समय। ये मगध का गोल्डन पीरियड था। महापद्म नंद ने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी कि उसका नाम सुनकर ही बाकी राजाओं के पसीने छूट जाते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का अंत इतना सीधा नहीं होता। जो आखिरी नंद राजा था, धननंद, उसके पास दौलत थी, ताकत थी, पर इन सबसे ज्यादा था घमंड। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि घमंड बड़े बड़े साम्राज्यों को ले डूबता है। अच्छा, अब जरा एक नजर डालते हैं कि उस समय के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। वो समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी जिसने इन साम्राज्यों को ताकत दी। तो इन राज्यों की इकोनॉमी चलती कैसे थी? पहली बार चीजें खरीदने बेचने के लिए पंच मार्क वाले चांदी के सिक्के इस्तेमाल होने लगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था।
राज्य की कमाई का सबसे बड़ा जरिया था टैक्स, यानी किसान जो भी उगाते थे उसका छठा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। समाज भी काफी व्यवस्थित हो गया था। व्यापारियों ने अपने ग्रुप बना लिए थे जिन्हें गिल्ड कहते थे, और कारीगरों के हुनर जैसे बढ़ई का काम पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से बेटे को मिलने लगे थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से नंद वंश का पतन शुरू होगा और एक और भी बड़े और भी महान साम्राज्य के लिए रास्ता साफ होगा। धननंद अपनी ताकत के नशे में चूर था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका साम्राज्य दो तरफ से बहुत बड़े खतरों से घिरने वाला है। पहला खतरा आ रहा था पश्चिम से, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसकी सेना भारत की सरहदों पर दस्तक दे रही थी। लेकिन जो असली खतरा था वो साम्राज्य के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही पैदा हो रहा था। ये कोई तलवार या सेना का खतरा नहीं था, ये था एक अपमान का बदला। घमंडी राजा धनानंद ने भरी सभा में चाणक्य नाम के एक विद्वान की बेइज्जती कर दी। उसे नहीं पता था कि ये बेइज्जती नंदवंश के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। चाणक्य ने उस अपमान की आग को अपनी ताकत बना लिया और कसम खाई कि वो नंदवंश को जड़ से मिटा देंगे। और अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्हें एक नौजवान मिला, चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु शिष्य की इस जोड़ी ने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और बस यहीं से मौर्य साम्राज्य की महान कहानी के लिए मंच तैयार होता है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ताकत खत्म होती है और उसकी जगह दूसरी ताकत लेती है, तो क्या वो भी वही गलतियां दोहराती है जो पहले वाले ने की थी? क्या हर साम्राज्य का पतन उसकी अपनी कामयाबी में ही छिपा होता है? सोचिएगा जरूर।